यहाँ पे जो कोर में जो गैस है बाबू वो प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा समझते हैं, जैसे फेविकोल जो लिविल लिविल करता है, जैसे नेटा छीनते हैं ना तो नेटवा क्या करता है, पानी बहाएंगे तो बहेगा नहीं, उठाएंगे तो लिविल लिविल करेगा। खेखार जैसे खेखारते हैं ना तो खेखार के खूब उगुल दीजिए कचर के तो उठाएंगे तो लिविल लिविल करेगा, तो उसको कहते हैं क्या, प्लाज्मा कहते हैं। तो गैस किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। जैसे गोंद को क्या करें, कहीं गिरा देंगे तो इसे हिलता रहेगा, समझ रहे हैं। तो प्लाज्मा अवस्था में है। तो पूछेगा कि सूर्य के कोर में गैस किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, समझ रहे। कम हो गया यानी 100% एकदम माइनस हो गया, तब उसको कहते हैं काला वामन, और यही जाके तारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया। अब काला बन के वहीं ऐसा ढिंगलाया रहेगा अंतरिक्ष में, कोनो मतलब नहीं, न इसमें प्रकाश रहेगा न तो इसमें हीट रहेगा। समझ में आ गया। इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी जो होता है, ब्लैक होल का जो 1 चम्मच उठाएंगे तो एक व्हेल मछली, यानी एक व्हेल मछली लगभग 10-12 हाथी के वजन के बराबर होता है। यानी कि ब्लैक होल का कोई, मान लीजिए कि पिंड का कोई 1 चम्मच उठाएंगे तो उसका वजन 10 या 12 हाथी के बराबर होगा, या व्हेल मछली के बराबर होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज का जो वीडियो है दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यह वीडियो हर लोगों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ये हमको पता चलेगा कि ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन होता रहता है और इस संसार का नियम क्या है, कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम होता है। तो किस प्रकार से तारे बनते हैं, किस प्रकार से तारे की मृत्यु होती है, आज के विषय में हम लोग यही जानेंगे। और तारा किन्हें कहते हैं, क्या होता है पल्सर, क्या होता है क्वेसर, क्या होता है निहारिका, क्या होता है सुपरनोवा, क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इतना बढ़िया से आप समझेंगे कि मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन वीडियो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो है आप पूरा देखेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो तीसरा क्लास है, यानी विश्व भूगोल में पढ़ा रहा हूं। और विश्व भूगोल में जो टॉपिक है वो है तारों का जन्म और मृत्यु, यानी किस प्रकार से तारे बनते हैं और किस प्रकार से तारे की मृत्यु होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विश्व भूगोल वीडियो नंबर 1, विश्व भूगोल वीडियो नंबर 2, वहां से देख लीजिए। या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट जो बना हुआ है वहां पे विश्व भूगोल नाम से 2 मैं वीडियो दे चुका हूं, वहां से आप देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है तारों का जन्म और मृत्यु, यानी इस ब्रह्मांड में जो मतलब बहुत सारा आकाशगंगाओं को मिला के ब्रह्मांड बना हुआ है, यानी गैलेक्सियों का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। उसी गैलेक्सी में बहुत सारे तारा होते हैं, और वो तारा किस प्रकार से पैदा होते हैं और किस प्रकार से वो विलुप्त हो जाते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि यह जो मैं बनाया हूं यह दृश्य, यानी जो छोटे छोटे ऐसे अलग अलग जगह पे इस टाइप से जो ये फैला हुआ है, ये अनेक प्रकार के गैस हैं। क्या है? गैस हैं, जो विरल अवस्था में, विरल, इसको विरल गैस कहते हैं। यानी कोई यहाँ है, कोई वहां है, कोई वहां है, कोई वहां है, यानी एक समूह में तो है लेकिन दूर दूर है, तो उसे हम कहते हैं विरल गैस। क्या कहते हैं? विरल गैस। यही विरल गैस जब ये दोनों गैसें आपस में नजदीक हो जाएंगी तो उसे कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका। अब देखो ये नजदीक हो गए ना, क्या हो गए? नजदीक हो गए, एकदम सट गए। तो जब बाबू एकदम सट जाएंगे, कोई गैस एकदम सट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? निहारिका उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। तो जब लोग सट जाएंगे, जैसे मान लो एक रजाई है, उस रजाई को दूर दूर लोग सोए हुए हैं एक एक लेके, तो ठंडी ज्यादा पड़ता है। और जब एक के रजाइया में ठंडी हम 5 तो घुस जाएंगे ना तो गर्मी ज्यादा होने लगता है। तो जब यह एकदम नजदीक गैस आ जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गर्मी उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्मी उत्पन्न हो जाता है। वही आगे चल के क्या बन जाता है बाबू? तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। समझ में आया? यानी पहले विरल गैस था, फिर
सब इकट्ठा हुए तो निहारिका बन गया। फिर उसके आगे ये जब इसमें मतलब आग जलने लगा, मतलब गर्मी अधिक होने लगा, तो वो क्या बन गया, तारा बन गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि तारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो तारा होता है अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। स्टार का हिंदी रूपांतरण क्या है, तारा। तो तारे की खासियत यह है कि तारे में दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो वो हीट हो और दूसरा उसमें क्या हो, लाइट हो। यानी एक तो उसमें तारे की खासियत है कि एक तो उसमें खूब गर्मी हो और एक उसमें क्या हो, प्रकाश हो। तो जब हीट अधिक रहेगा और लाइट अधिक रहेगा तभी वो क्या बनेगा, तारा बनेगा। जैसे सूर्य हमारा एक क्या है, तारा है, क्योंकि सूर्य में गर्मी भी है और सूर्य में प्रकाश भी है। तो जिस पिंड में खुद का प्रकाश हो, खुद की गर्मी हो, तो वो क्या कहलाएगा, तारा कहलाएगा। और तारा ही किसी भी मतलब पिंड पे जीवन का बहुत बड़ा एक आश्रय होता है। जैसे हमारा जो सौरमंडल है, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं, हमारा पृथ्वी जो ग्रह है, उस पे प्रकाश कौन देता है, सूर्य देता है। और उस पे गर्मी कौन देता है, सूर्य देता है। अगर प्रकाश और गर्मी ना हो तो यहाँ टेम्परेचर इतना कम होगा कि यहाँ पे हम जी नहीं सकते, यानी यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इसलिए किसी भी ग्रह पे जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। तो सूर्य में क्या है, गर्मी भी है, हीट भी है और लाइट भी है। क्या मून मतलब होता है चंद्रमा, मून मतलब चंद्रमा। ऐसे पिंड जिसमें खुद की प्रकाश ना हो और खुद का गर्मी ना हो तो उसे मून कहते हैं। उपग्रह जिसको बोला जाता है, जैसे पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो क्या इसको हम तारा बोलेंगे, चमकता तो ये भी है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो मून को हम तारा नहीं कह सकते, ठीक। तारा समझ में आ गया। अब समझते हैं कि सूर्य एक तारा है, तो सूर्य का एक उम्र होगा। ऐसे ही हमारे जितने गैलेक्सी हैं, इसमें बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं पूरा बता चुका हूं। तो जो सूर्य का उम्र है वो लगभग 10 अरब वर्ष माना गया है। कितना, 10 अरब वर्ष, यानी इसकी वैलिडिटी, यानी इसकी उम्र लगभग 10 अरब वर्ष माना गया है, जिसमें 5 अरब वर्ष हम जी चुके हैं और लगभग 5 अरब वर्ष और हम रहेंगे। इसके बाद हमारा सूर्य क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और किस प्रकार से नष्ट होगा, क्या उसका तरीका है, उसको आगे हम लोग समझेंगे। समझ में आया। तो सूर्य की उम्र कितनी है, 10 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष हो चुका है, 5 अरब वर्ष और होना है, ठीक। इसके बाद समझो कि थोड़ा सा हम सूर्य को अलग ले आके निकाल देते हैं। यानी ये जो हमने बनाया है, जैसे होता है ना खरबूजा होता है ना, तो उसको देखना रहता है लाल है कि नहीं है, तो चाकू से ऐसे काट देते हैं और अंदर तक काटने बस पोंछ के निकाल लेते हैं और देखते हैं हाँ लाल है ये, ठीक है। ऐसे ही देखो सूर्य को बीच से हमने यहाँ से काट दिया, 3 लेयर, यानी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। इसको यहाँ से ऐसे काट के हमने यहाँ एक बड़ा रूप दे दिया है। यानी सूर्य का आंतरिक चीजों को हम पहले देख लेते हैं कि सूर्य में क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो देखो सूर्य की कुल 6 लेयर बने हुए हैं। अब ये देखो ये सूर्य है, ऐसे करके एक सूर्य है, इसको मैं ऐसे काट दिया हूं, यानी आंतरिक चीजों को पहले देख लिया जाए। तो सूर्य में लगभग 6 लेयर है, जिनको हम मशीनों के माध्यम से सिर्फ 3 लेयर को देख सकते हैं। कितने लेयर को, 3 लेयर को देख सकते हैं। यानी कि पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। ये जो मैं रेखा खींचा हूं, ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है और ये तीसरा लेयर है। समझ में आया। तो सूर्य में जो सबसे अंदर का कोर होता है, जैसे ये मान लो सूर्य है, तो ये छोटा सा होगा, फिर इससे बड़ा होगा और ये तीसरा, यानी 1 2 3। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा काटा हूं, जिसको हम कहते हैं कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो देखो अभी हमने कहा कि तारे में क्या होना चाहिए, खुद का हीट होना चाहिए और खुद का क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। तो देखो जो कोर होता है, यहीं पे नाभिकीय संलयन होता है। तो पूछेगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, तो बाबू सूर्य में नाभिकीय संलयन सूर्य के कोर में होता है, अंदर का पहला लेयर में होता है। किस लेयर में, पहले लेयर में होता है नाभिकीय संलयन। अब कहेंगे नाभिकीय संलयन क्या है बाबू, तो जो गैस है, ये गैस हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, यानी हाइड्रोजन का ये संकेतांक क्या चल रहा है, हीलियम का क्या होता है, He, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। जो किसी भी मतलब तारे के ऊर्जा का, हीट का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है।
तो यही होता है। इसका टेम्परेचर वो 15 मिलियन होता है। समझ में आया? 15 मिलियन। अब 15 मिलियन को समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हम कह दें 1 मिलियन, तो जहां 1 मिलियन का है वहीं 1 लिख के मिलियन की जगह 0 लगा दीजिए और m की जगह लाख लिख दीजिए। तो यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। यहाँ 15 मिलियन है तो सूर्य का जो करोड़ में तापमान है 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। यानी हम कह सकते हैं 15 लिख के 0 बढ़ा दीजिए और यहाँ पे लाख लिख दीजिए। ठीक है, यानी 150 लाख यानी 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड तापमान है। समझ रहे हो? जिसको हनुमान जी ने निगल लिया था। मतलब 100 सेंटीग्रेड तापमान पे पानी वाष्प बन के खत्म हो जाता है। यहाँ सूर्य के करोड़ का तापमान 15 मिलियन है बाबू। 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड तापमान है इसका। 15 मिलियन। समझ में आ गया? मिलियन निकालना समझ गया? तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना यहाँ पे सूर्य के क्या है? कोर में होता है। ठीक, तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना यानी नाभिकीय संलयन किस लेयर में होता है? पहले अंदर वाले कोर में होता है। यहां से एक क्वेश्चन और समझ लीजिएगा कि जो यहाँ पे गैस है बाबू, गैस जो है वो आपका प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा समझते हैं? जैसे गैस आप कहेंगे धुआं अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। दो ही अवस्था होता है ना, जैसे धुआं अवस्था में गैस हो या तो लिक्विड अवस्था में हो। यहाँ पे जो कोर में जो गैस है बाबू वो प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा समझते हैं? जैसे फेविकोल जो लिविल करता है। जैसे नेटा छीनकते हैं ना, तो नेटवा क्या करता है? पानी बहाएंगे तो बहेगा नहीं, उठाएंगे तो लिविल करेगा। खेखार जैसे खेखारते हैं ना, तो खेखार के खूब उगुल दीजिए कचर के, तो उठाएंगे तो लिविल करेगा। तो उसको कहते हैं क्या? प्लाज्मा कहते हैं। तो गैस किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। जैसे गोंद को क्या करें? कहीं गिरा देंगे तो इसे हिलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो प्लाज्मा अवस्था में है। तो पूछेगा कि सूर्य के कोर में गैस किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। समझ में आ गया? कोर का समझ में आ गया? ये पहला लेयर। दूसरा लेयर समझिए। दूसरे लेयर को कहते हैं विकिरण मंडल। क्या कहते हैं? विकिरण मंडल। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि किस सूर्य के किस मंडल में गामा रेज निकलता है? यानी किरणें निकलती हैं यहाँ से। किरणें यहाँ से नहीं निकलती है कोर से। कहां से निकलती है? विकिरण मंडल से निकलती है, दूसरे लेयर से निकलती है। तो देखो एक वाई किरणें हैं, यानी वाई रेज निकलता है जिसको गामा किरणें कहते हैं। ये पूरे शरीर को छेद देता है बाबू। और जो एक्स रेज है और ज्यादा डेंजर है, पूरे शरीर को छेदते हुए हड्डी को भी चीर देता है। इसके बाद है फोटान। इसमें एक और निकलता है क्या? विकिरण फोटान, जिसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं बाबू। यानी जो प्रकाश हमारा आता है पृथ्वी तक, ये पृथ्वी बनाया ना, यहाँ से विकिरण निकलेगा। तो जो निकलेगा वो प्रकाश आता है पृथ्वी पे, वही होता है फोटान। और जो ये रेज निकलता है गामा रेज मतलब एक्स रे, ये बहुत हानिकारक होता है। अल्ट्रा वायलेट किरणें जो निकलता है, ये निकल के ऐसे जब जाता है पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है बाबू, जिसमें आप ओजोन परत जो कहते हैं, मतलब ओजोन परत, यही इन किरणों को वापस भेज देता है और शुद्ध प्रकाश को ही पृथ्वी पे पहुंचाता है। अगर ओजोन परत न हो तो पूरे पृथ्वी पे शरीरिया छेद देगा ये जो वाई और एक्स रेज निकलता है। समझ में आ गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गामा रेज कहां से निकलता है? विकिरण मंडल से। एक्स रेज कहां से निकलता है? विकिरण मंडल से। प्रकाश कहां से निकलता है सूर्य का? यानी फोटान। फोटान को मतलब इसकी भाषा में फोटान कहते हैं, जिसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं, विकिरण मंडल से निकलता है। समझ में आ गया? दूसरा लेयर समझ में आ गया? तीसरा लेयर क्या है? तीसरा लेयर है संवहन मंडल। क्या है? संवहन मंडल। यहाँ पे जो है बाबू हाइड्रोजन है ना, इस सेल के रूप में ऐसे आ जाता है। पूरे चारों तरफ सूर्य के किनारे वाले अंतिम वाले हिस्से में सेल के रूप में सब ऐसे बैठे रहते हैं। सब बैठे रहेंगे ऐसे, सेल बन जाता है। हाइड्रोजन का क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। अब यहां से जो रेज निकलता है बाबू, ज्वाला, ये जो मैं एरो लगाया हूं, ये ज्वाला है, इसको सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। तो यहां से जो रेज निकलता है तो पृथ्वी पे आता है, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल, देखो पृथ्वी इतना है और इसका ये वायुमंडल है। वायुमंडल में जो वायुमंडल को सुरक्षा कवच कहा जाता है। डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं हल जाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई उपग्रह आ रहा है
और पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर और इसके साथ विभिन्न गैस है। तो जब पृथ्वी घूमेगी ऐसे ऐसे तो गैसों को भी क्या करती है, हवाओं को भी घुमाती है। और हवा इतनी तेजी से घूमते हैं कि डायरेक्ट उसमें कोई चीज घुसेगा ना तो हवा वो घर्षण करके जला के ब्लास्ट कर देगा। इसीलिए वायुमंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये डायरेक्ट जो ज्वाला निकलता है सौर ज्वाला वो डायरेक्ट जाता है पृथ्वी तरफ, लेकिन वायुमंडल उसको छितरा देता है, एक उत्तरी ध्रुव की तरफ और एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ। समझ में आया? इसको ऐसे छितरा देता है, समझ में आया? और जब छितरा देता है तो इसी को बोला जाता है अरोरा। क्या बोला जाता है? अरोरा, जिसको बोरियालिस भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वाले ज्वाला को, सौर ज्वाला को अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव को ढकेल दिया है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यहाँ सौर ज्वाला जो है इसका टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड होता है बाबू। कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड तापमान होता है इसका। अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी में घुस जाता ना तो पृथ्वी एकदम ब्लास्ट कर जाता है, आग की लपट होता है सौर ज्वाला, एकदम आग की लपट हमारे ऊपर आ जाती है और जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा वायुमंडल है इसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये तुरंत दिन को दो भागों में बांट देता है, एक ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव की तरफ और एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो ऊपरी वाले को अरोरा बोरियालिस और नीचे वाले को अरोरा ऑस्ट्रेलियाइस कहते हैं। इसके बाद देखो यहीं पे क्या होता है, कुछ ऐसे रेज होते हैं जो यहां से निकलते हैं, यहां से निकलेंगे तो इसको इस जो दूसरा लेयर है विकिरण मंडल इसको पार करेंगे तो तीसरे संवहन मंडल में आएंगे, फिर इसको पार करके छेद करके इधर ज्वाला निकल जाता है दोनों तरफ। लेकिन कुछ ऐसे कमजोर होते हैं जो वापस घूम के चले आते हैं। क्या आते हैं? वापस घूम के चले आते हैं। वापस घूम के इसलिए चले आते हैं कि इनका टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है? कम होता है, इसीलिए इसको सौर कलंक के नाम से जानते हैं। इसका टेम्परेचर 4000 से 1500 सेंटीग्रेड तापमान होता है। ये वापस चले जाते हैं, इसीलिए इसको सौर कलंक कहते हैं। तो जब पृथ्वी से किसी मशीन से देखा जाता है तो यहाँ एक धब्बा दिखाई देता है, इसीलिए इसको सौर कलंक के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? तो ये सौर कलंक के नाम से जानते हैं। ये वापस चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई मुर्गी उर्गी भी आए हो तो उसमें पकड़ने जा रहे हो तो जो ताकतवर होगा उड़ के कहीं पेड़ पर भाग जाएगा तो उसको नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन जो कमजोर होगा वो हाँफेगा, ऐसे ऐसे हाँफेगा, उसको तुरंत पकड़ लोगे। तो ये कमजोर रेज होता है, ये विकिरण से जो निकलता है कमजोर होता है सौर ज्वाला, तो उसको वापस खींच लेता है इधर, ठीक है, जिसका तापमान कम होने के कारण इसको सौर कलंक के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो यानी हमने तारे के बारे में जान लिया और सूर्य के आंतरिक भागों के बारे में जान लिया। अब देखो ये सूर्य में 100% था क्या? हीट था और प्रकाश था। आगे चल के जब 90% इसका ऊर्जा समाप्त हो जाता है, यानी 10% बचेगा जो, यानी 90% ऊर्जा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जब ऊर्जा समाप्त होने वाला रहता है तो जो तारा होता है उसका आकार बढ़ जाता है। देखो ये तारा इतना ही था ना तो ये बढ़ जाता है। यही इसकी पहचान होता है कि जब किसी भी तारे का ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी वैलिडिटी अब जवान होकर बूढ़ा हो रहा है। देखिए कैसे बूढ़ा होकर खत्म होगा। तो जब बूढ़ा होगा तो 90% एनर्जी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, 10% बचेगा। तो इसका लक्षण दिखेगा कि ये फैल जाएगा। देखो ये जो बनाए है ना चारों तरफ, फिर फैल गया है, यानी 90% इसकी ऊर्जा माइनस हो गई है, कम हो गई। कितना बचा है? 10% बचा है। तो इसको लाल दानव के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किस नाम से? लाल दानव के नाम से जानते हैं। अब लाल दानव जब 90% खत्म हो जाएगा तो ये दो तरफ जाता है। पहले ऊपर वाले को देखते हैं। अगर सूर्य से छोटा है, यानी सूर्य से लगभग ये 1.44 जो दिया हुआ है मन 1.5 गुना, यानी कि सूर्य से क्या है? छोटा अगर तारा है, कोई भी तारा, तो वो बन जाता है जब 95% खत्म हो जाता है तब वो श्वेत वामन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्वेत वामन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि जब कोई भी तारा सूर्य से छोटे आकार में है तब वो इस रास्ते से गुजरेगा, और जब सूर्य से बड़े आकार में रहेगा तब इस रास्ते से गुजरेगा। तो सबसे पहले छोटे वाले रास्ते को देखते हैं। तो छोटे वाले सूर्य से छोटा जो तारा होगा वो सबसे पहले जब 90 यहाँ था 5% और माइनस हो गया, 5% और माइनस हो गया, 95% हो गया, तब इसके श्वेत वामन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? फिर कम हो गया, यानी 100% एकदम माइनस हो गया।
तब उसको कहते हैं काला वामन, और यही जाके तारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया। अब काला बन के वही ऐसा ढिंगलाया रहेगा अंतरिक्ष में, कोनो मतलब नहीं, न इसमें प्रकाश रहेगा न तो इसमें हीट रहेगा। समझ में आ गया। चलो अब समझते हैं दूसरा लेयर जो इधर निकलता है। एक तो सूर्य से छोटा वाला गया तो इधर काल श्वेत वामन, फिर काला वामन। अब इधर जब जाएगा तब ये अभिनव तारा बनेगा, यानी कि 95% जब सूर्य से बड़ा होगा, यानी सूर्य से बड़ा तारा, सूर्य से क्या बड़ा तारा होगा तो अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। और यह अभिनव तारा को सुपरनोवा कहते हैं या विस्फोटक तारा। तो पूछेगा कि लाल दानव से, यानी सूर्य से बड़ा तारा जब लाल दानव से आगे बढ़ता है तो किस रूप में आ जाता है, तो विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं और सुपरनोवा तारा के नाम से जानते हैं। 95% कम हो गया। तो देखो अभिनव तारा बनने के बाद इसमें से 4 टाइप के बनेंगे। कितने टाइप के, 4 टाइप के बनेंगे। एक बड़ा टुकड़ा बनेगा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। समझ में आ गया। यानी कि जो ये जो विस्फोटक तारा है जिसको सुपरनोवा कहते हैं, इसमें से कोई एक ही बनेगा। यानी अभिनव तारा है बना, जैसे श्वेत वामन था काला वामन हो गया, इसका कोई और पार्ट नहीं था। लेकिन ये अभिनव तारा 4 भागों में बटेगा, इसमें से कोई एक ही होगा, यानी तारा कोई एक ही बनेगा। या तो न्यूट्रॉन तारा बने, या तो पल्सर तारा बने, या तो क्वेसर बने, या तो ब्लैक होल बने। अब समझो कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा टुकड़ा बनेगा, एक तो बनेगा, तो एक बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा। ठीक, पहला हो गया सबसे बड़ा टुकड़ा। इसके बाद उससे छोटा टुकड़ा पल्सर तारा बनेगा, दूसरा वाला क्या बनेगा, पल्सर तारा बनेगा। फिर तीसरा वाला क्या बनेगा, क्वेसर तारा। और इन सब का 100% ऊर्जा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा चीज इसके बाद बनेगा तीसरा ब्लैक होल। अभी इसके बारे में पूरा जानेंगे। यानी अभिनव तारा के बाद कोई एक ही बनेगा, या तो न्यूट्रॉन बने, बड़ा टुकड़ा बन के उधर हो जाए, या तो पल्सर बन जाए, या तो क्वेसर बन जाए, या तो ब्लैक होल बन जाए। तो देखो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव तारा के बाद मतलब सूर्य के समाप्ति पे कौन सा सबसे ज्यादा तेज गति से घूर्णन करता है, यानी अपनी अक्ष पे घूमता है। तो बाबू ये पल्सर और क्वेसर बहुत भयानक घूर्णन करते हैं, इसीलिए तो गाड़ी बना दिया गया पल्सर। भाई पल्सर खरीदना है, दादा से मांगेगा, शादी ब्याह में मांगेगा, पल्सर मांगेगा, तो ये पल्सर बन जाती है। इसकी घूर्णन गति क्या होती है, बहुत ही तेज होता है। ठीक, अब आ जाते हैं ब्लैक होल पे। देखो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल इसका घनत्व तो बहुत बाबू अधिक हो जाता है। जैसे हम आपसे कह दें कि एक बैल कोल्हू का जो तेल का टीना का डिब्बा होता है, ऐसे होता है बड़ा सा 20 लीटर का, उसको पचका दीजिए, उसका घनत्व तो खूब कम कर दीजिए। यह अति गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह केंद्र होता है जो सूर्य के प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। समझ में आया। पूछेगा कि वह कौन सा जगह है जो सूर्य के प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, तो ब्लैक होल है। अति गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह केंद्र जो सूर्य के प्रकाश को भी अपने अंदर क्या कर ले, खींच ले, तो उसको ब्लैक होल कहते हैं। कि बाबू इसका घनत्व तो इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है, किसी चीज को इतना दबा देता है, इतना दबा देता है, वो 20 किलो बैल कोल्हू का तेल जो होता है ना, वो इतना सा हो जाता है, उसको और दबा देता है, और दबा देता है, और छोटा हो जाता है। समझ में आया। तो इसी को कृष्ण छिद्र के नाम से जानते हैं। इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी जो होता है, ब्लैक होल का जो 1 चम्मच उठाएंगे तो एक व्हेल मछली, यानी एक व्हेल मछली लगभग 10-12 हाथी के वजन के बराबर होता है। यानी कि ब्लैक होल का कोई मान लीजिए कि पिंड का कोई 1 चम्मच उठाएंगे तो उसका वजन 10 या 12 हाथी के बराबर होगा, या व्हेल मछली के बराबर होगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से अभिनव तारा कोई एक बनेगा, इसमें बन के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसका ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, समाप्त। तारा खत्म, न हीट न गर्मी, कुछ नहीं, खत्म। इधर भी काला बन के क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आ गया। अब एक चीज और यहाँ छूट गया, उसको देख लीजिए कि जो तारे का रंग होता है, तापमान कब अधिक होता है, ये भी बहुत बार पूछता है। तो इसको याद रखिएगा कि सूर्य जो तारा होता है वो 3 प्रकार का इसका कलर होता है। एक लाल रंग का कलर होता है, तो जो लाल रंग का कलर होता है उसका तापमान नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। जैसे सुबह सुबह नहीं, जब सूर्य निकलता है देखेंगे कि एकदम उसका तापमान क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। एक कलर तारे का लाल होता है जिसका तापमान क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। दूसरा श्वेत,
श्वेत इसको काला से लिखे क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, इसी पर व्हाइट नहीं चलेगा, इसलिए इसको सफेद समझ लीजिएगा, एक सीक्वेंस में लिखे हैं। तो श्वेत रंग का तापमान मीडियम होगा। क्या होगा? मीडियम। क्या होगा? मीडियम। जो ब्लू रंग का होता है, यानी तारा जो ब्लू रंग का होगा, उसका तापमान बाबू हाई लेवल का होता है। क्या होता है? हाई लेवल का होता है। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि तारे का जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे होती है, और आपके तारे के विषय में क्या क्या चीज है उसको पूरा डिटेल में आपको बता दी। अब अगला चीज हम लोग बढ़ेंगे कि सूर्य के बाद, यानी सूर्य को हमने समझ लिया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके पहले वाले वीडियो में समझ लिया। अब हम लोग आएंगे सोलर सिस्टम पे, यानी सूर्य के बाद जो ग्रह हैं उनको एक एक वीडियो में हम लोग निपटाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।